नमस्कार दोस्तों, मैं राम भरोसे यादव आप सभी का अपना चैनल मिशन एग्जाम क्वालिफाई में मेरे दोस्तों आपको स्वागत है। और आज पुनः जो प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 4 किए थे उसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। इससे पहले पार्ट नंबर 1 कर लिए हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। चलिए, इस पार्ट नंबर 2 में जो भी क्वेश्चंस बचा है उस क्वेश्चंस को करेंगे। इस सेट को जो मैंने किया था तो उसमें 25 में मुझे 24 सही हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मुझे सही होता है उस तरह से आपको भी सही होगा। प्रत्येक सेट को आपको बारीकी बारीक से करना है, आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करके देखना है। अगर आपसे खुद बन जाता है तो उस क्वेश्चंस को स्किप करके अगले क्वेश्चंस पर चलना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको गौर से प्रत्येक क्वेश्चंस को देखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं जो बताऊंगा तो 100% समझ में आएगा कि नहीं आएगा इसका तो कोई ये नहीं है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपको अवश्य समझ में आएगा। और अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और कहीं भी लगता है आपको कि मैं गलत समझा रहा हूँ तो वहाँ कमेंट अवश्य करके मुझे सलाह दीजिएगा, ताकि मैं भी समझ सकूँ कि मुझे इस तरह से इसको बताना चाहिए। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आप स्टूडेंट हैं उसी प्रकार से मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 88 से पहले कर लिए थे, 88 से पहले कर लिए थे 88 नंबर। ए और बी सी किसी व्यापार बने हैं। ए बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बने। ए को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त हुआ। शेष को बी सी के बीच बराबर बराबर बांट दिया गया। सी को ए से 400 रुपया कम लाभांश प्राप्त हुआ, तो कुल लाभांश क्या था? देखिए, एबीसी किसी व्यापार में शामिल हुए जिसमें ए को कुल लाभ का कितना भाग प्राप्त हुआ? तो 3/5 भाग प्राप्त हुआ। ए को कितना प्राप्त हुआ? 3/5 भाग प्राप्त हुआ। आखिर बीसी को कितना प्राप्त हुआ? देखिए, ए को कुल लाभांश का अगर 3/5 भाग प्राप्त हुआ, क्वेश्चंस में आगे बोला है कि बी और सी को शेष बचा लाभ का बराबर बराबर प्राप्त हुआ, तो मैं कुल लाभ मानता हूं ए और उसमें से कुल लाभ मानता हूं 1, और अगर उसमें से 3/5 अगर ए को प्राप्त हो गया है तो कितना बचा? 2/5 बचेगा। क्योंकि एक में से अगर आप 3/5 घटाइएगा, भिन्न घटाव कीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, एक के बटा में तो एक, और कुछ नहीं है तो घटा कीजिएगा, यानी कि एक में से अगर 3/5 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 2/5 बचेगा। और इस 2/5 को बी और सी के बीच बराबर बराबर अगर आप बांटिएगा तो देखिए 2/5 है। अगर इसको बराबर बराबर 2 से भाग दे करके बांटिएगा तो देखिए 2 के बटा में है और इस 2 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 मानिए, और बाहर और अंदर गुना कीजिएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही, और 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 2 1 2, 2 5 10, यानी कि 1/5। यानी कि बी को कितना प्राप्त होगा? 1/5, और सी को कितना प्राप्त होगा? 1/5। क्वेश्चंस में था मेरे दोस्त, एबीसी किसी व्यापार में शामिल हुए जिसमें ए को 3/5 भाग प्राप्त हुआ। शेष बचा राशि, शेष लाभ में से बी और सी के बीच बराबर बराबर बांट दिया गया। 3/5 लाभ जो हुआ उसके बाद कितना लाभ बचा? 2/5 बचा। इस 2/5 को बी सी के बीच बराबर बराबर अगर बांटे तो 2 आदमी था, इसलिए मैंने 2 से भाग दिया तो 1/5 और 1/5 करके लाभांश हुआ। उसके बाद देखिए क्वेश्चंस में है कि बी और सी को ए से 400 रुपया कम लाभांश प्राप्त हुआ। सी को ए से कितना कम प्राप्त हुआ? 400। तो देखिए, मतलब सी को ए से कितना कम प्राप्त हुआ? 400। अनुपात में देखिए कितना प्राप्त होता है कम, तो 3/5 ए को प्राप्त हुआ है, सी को 1/5 प्राप्त हुआ है। इसका अंतर कितना है? जबकि अंतर बोल रहा है 400 का अंतर है, क्योंकि सी को ए से 400 रुपया कम प्राप्त हुआ। सी और ए के बीच का अंतर ये है, जबकि है ये। इसको अगर आप भिन्न घटाव कीजिएगा तो 5 और 3 1 3, 1 1 1 बराबर 400। 3 में से 1 घटाइएगा तो 2/5 बराबर में ये 400। काटिएगा आप 2 1 2 और 200 दूना 400, यानी कि क्रॉस गुना कीजिएगा, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं था तो मानिए 1, क्रॉस अब गुना कीजिएगा तो 1000, यानी कि इसका मतलब बनता है कुल लाभांश कितना था? 1000। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आज की अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले पार्ट में किए थे, 90 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। देखिए 90 नंबर क्वेश्चंस क्या है? एबीसी 2 मिश्र धातु में सोना और तांबा का अनुपात इतना इतना है। इन दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई, तो सी में सोना और तांबा का अनुपात क्या है? देखिए 2 मिश्र धातु है,
ए और बी है, जिसमें पहला ए में है सोना और तांबा का अनुपात मेरे दोस्त 5:3 है, और बी में है सोना और तांबा का अनुपात यानी कि 5:11 है। गौर से आप देखिए, दो मिश्र धातु है जिसमें ए में सोना तांबा का अनुपात इतना है, बी में सोना तांबा का अनुपात इतना है। दोनों को पिघला करके सी मिश्र धातु बनाया जाता है। अब बोल रहा है उस सी में सोना तांबा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए आपको ये ज्ञात कर लेना है कि टोटल सोना कितना है। तो देखिए टोटल सोना कितना है, तो देखिए आप गौर से 5:3 था ये। टोटल सोना कितना है, तो देखिए 5 और 3 8 भाग में से ए में देखिए 5 3 8 भाग में से 5 भाग सोना है, यानी कि 5/8 ए में सोना है। और बी में टोटल सोना कितना है, 11 5 16 भाग में से 5 सोना है, यानी कि 5/16, यानी कि कुल 5 3 8 भाग में से 5 सोना है, 5/8 प्लस 5 प्लस 11 भाग में से 5 सोना है, तो 5/16। अब इसको भिन्न जोड़ कीजिएगा तो 8 16 का लघुत्तम 16, 8 दूना 16 तो 5 दूना 10 प्लस 16 का 16 तो 5 का 5, यानी कि 10 और 5 15, 15/16, यानी कि टोटल सोना कितना आ गया 15/16। और टोटल आपको निकालना है तांबा, टोटल तांबा TAMBA, टोटल तांबा देख लीजिए, यानी 8 भाग में से 3 तांबा है, तो टोटल तांबा कितना हो गया 3/8 प्लस 11 5 16 भाग में से 11 तांबा है, तो 11/16। इसको भिन्न जोड़ कीजिएगा तो 8 16 का लघुत्तम 16, 8 दूना 16 तो 3 दूना 6 प्लस 16 का 16 तो 11 का 11 6 17, 17/16। अब सी जो मिश्र धातु बनेगा उसमें सोना का मात्रा कितना होगा, इतना होगा, और तांबा का मात्रा कितना होगा 17/16 होगा। तो सी में सोना और तांबा का अनुपात कितना होगा, तो देखिए सोना हो गया 15/16 और तांबा हो गया 17/16। अगर इस 16 से 16 कट गया तो कितना आ गया 15:17, जो कि आपका आंसर होगा, यानी कि 15:17 मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी में है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन जो कि 91 नंबर है। पहले आपको खुद से ट्राई करके देखना है, अगर आपसे बन जाता है तो उसको स्किप करना है, उसमें समय बर्बाद नहीं करना है, समय को बिल्कुल ही बर्बाद नहीं करना है। अगर बन जाता है तो अगला पर डायरेक्ट चलना है। 91 नंबर देखिए आप, 91 नंबर है। किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थी प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थी की औसत आयु क्या होगा। तो देखिए 40 विद्यार्थी की औसत आयु 15 है। गौर से देखिए 40 विद्यार्थी की औसत आयु 15 है, यानी कि कुल विद्यार्थी की औसत आयु कितना हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि 10 नए विद्यार्थी की प्रवेश करने से, यानी कि 40 गो विद्यार्थी था तो अब कितना हो गया 10 गो और आ गया तो 50 गो हो गया। 10 नए विद्यार्थी की प्रवेश करने के उपरांत औसत में 0.2 वर्ष बढ़ जाता है। तो पहले 40 का 15 औसत था, तो अब कितना बढ़ जाएगा 0.2 बढ़ जाएगा, तो यानी कि कितना हो गया 15.2 हो गया। तो अंतर आप निकालिए, तो 10 विद्यार्थी का कुल एज आपको आएगा। क्वेश्चन ये था कि 40 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है, गुना करेंगे तो 40 का कुल एज आ जाएगा। उसमें बोल रहा है कि 10 और विद्यार्थी अगर आ गया तो 40 से विद्यार्थी कितना हो गया 50 हो गया, तो औसत आयु कितना बढ़ जाता है 0.2 बढ़ जाता है। तो 15 था तो ये कितना हो गया 15.2 हो गया। तो अब ये सबसे पहले ज्ञात कर लेना है, आखिर 15 विद्यार्थी का औसत उम्र अगर इतना है, 50 विद्यार्थी का औसत उम्र अगर 15.2 है तो कुल उम्र कितना है। तो 50 को अगर 15.2 से अगर हम गुना करेंगे तो गुना कीजिए, 5 दूना 10, 5 25 1 26 और 5 दूना 10 1 5 25, 5 दूना 10 का 0 1 5 25 1 26 का 6 2 और 5 2 7, यानी कि कितना आ गया आपको 760 आ जाएगा। अब माइनस 40 को अगर 15 से गुना कीजिएगा तो 15 चौका 60, यानी कि 600 आ जाएगा, और अंतर कीजिएगा तो कितना आ गया 160 वर्ष आ गया। यानी कि 10 जो नए विद्यार्थी शामिल हुआ है उसका कुल उम्र कितना है 160 वर्ष हो गया। अब बोल रहा है कि उसका औसत आयु क्या है, तो 10 विद्यार्थी का उम्र कुल कितना 160 है, तो उसका औसत क्या होगा, तो 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 16 वर्ष उसका औसत उम्र आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये था कि 40 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है, गुना किए कुल उम्र आ गया। बोल रहा 10 और विद्यार्थी अगर आ गए, कितना विद्यार्थी हो गया 50 विद्यार्थी हो गया, तब औसत आयु कितना बढ़ जाता है 0.2 बढ़ जाता है।
तो 15 था तो 0.2 बढ़ गया तो 15.2 हो गया। इस दोनों को गुना करेंगे और इस दोनों को गुना करेंगे और अंतर जो निकालेंगे वो कुल एज का अंतर आएगा। 10 विद्यार्थी का कुल एज निकलेगा, कितना आ गया 160 वर्ष बोला है। उसका औसत क्या होगा, तो 10 विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी का कुल एज 160 है, तो 10 से भाग देंगे तो आपको औसत आ जाएगा, यानी कि 16 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए 91 के बाद 92 नंबर। देखिए एक आदमी 24 कैम की दूरी 6 कैम प्रति आवर की चाल से और एक अन्य 24 कैम की दूरी 8 कैम प्रति आवर की चाल से तथा तीसरी 24 कैम की दूरी 12 कैम प्रति आवर की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा में उसका औसत चाल क्या होगा। तो देखिए समय बराबर क्या होता है, आपको ये रखना है, याद रखना है। समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है मेरे दोस्त दूरी बट्टा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। क्वेश्चन ये है कि पहला जो 24 कैम चला उसमें 6 घंटा का समय लगा, यानी कि फर्स्ट राउंड में जो चला 24 कैम, यानी कि कितनी दूरी चला है 24 कैम। और पहला इधर देखिए पहला समय क्या है, पहला समय कितना लग गया देख लीजिए आप। 24 कैम जो चला उसमें कितना घंटा लग गया आपको, यानी कि 6 घंटा लग गया। तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बट्टा चाल, यानी कि 6 चौक 24। इसका मतलब है कि पहला जो 24 कैम चला उसमें 6 घंटा लग गया, यानी कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल 4 घंटा लग गया। उसके बाद देखिए फिर अगला जो 24 कैम चला उसमें 8 के स्पीड से चला, यानी कि फिर समय बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 24 कैम जो चला वो 8 के स्पीड से चला, तो 8 त्रिक 24, यानी कि 3 घंटा लग गया। फिर जो अगला 24 कैम चला, फिर समय आप देख लीजिए, फिर जो 24 कैम चला वो 12 कैम के स्पीड से चला। फिर जो 24 चला वो 12 के स्पीड से चला, 12 दूना 24, यानी कि 2 घंटा लग गया। क्वेश्चन देखिएगा समय बराबर दूरी बटा चाल करते हैं, इसलिए कि दूरी 24 कैम चल रहा है और चाल उसका अलग अलग। पहला 24 कैम 6 के स्पीड से, दूसरा 24 कैम 8 के स्पीड से, तीसरा 24 कैम 12 के स्पीड से। 6 के स्पीड से चला तो 4 घंटा, 8 के स्पीड से चला 3 घंटा और 12 के स्पीड से चला है तो 2 घंटा लगा। उसके बाद देखिए पूरी यात्रा के लिए उसका औसत चाल क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है मेरे दोस्त दूरी बटा होता है समय। चाल बराबर हो गया दूरी और बट्टा हो जाएगा समय। तो आप देखिए औसत चाल क्या हो जाएगा, तो औसत चाल जो होगा, औसत चाल मेरे दोस्त कुल दूरी कितना हो गया 24 24 24, तो कितना हो गया 72 चला। समय कुल कितना लगा है, यानी कुल दूरी कितना हो गया 72 हो गया। कुल समय कितना लगा, तो 4 3 7 और 7 2 9, तो 9 8 72, यानी कि औसत चाल कितना हो जाएगा 8 कैम आवर के स्पीड से चलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है या कहीं गलत बता दिए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बस बताइएगा। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन 92 के बाद 93 नंबर। देखिए 93 क्या है, एक कार्य को 12 बच्चे 16 दिन में करते हैं और 8 आदमी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 आदमी मिलकर कार्य प्रारंभ किए, 3 दिन के बाद 10 आदमी काम को छोड़कर चले गए तथा 4 बच्चे शेष बचे काम को आदमियों के साथ किया, तो शेष काम समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन ऐसा है, बल्कि है बहुत आसान। क्वेश्चन क्या है, एक कार्य को 12 बच्चे 20 से बच्चे 12 बच्चे कितने दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में कर सकते हैं। गौर से देखिएगा, किसी कार्य को 12 बच्चे कितने दिन में 16 दिन में कर सकते हैं, यानी कि कुल कार्य का समय आ जाएगा। तो 12 बच्चे 16 दिन में कर सकते हैं, और जबकि 8 आदमी 12 दिन में कर सकते हैं। जबकि 8 आदमी एम से मैन मानते हैं, और वही कितने दिन में कर सकते हैं, तो 12 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी कार्य को, सेम कार्य है, अगर 12 बच्चे करेंगे तो 16 दिन में कर सकता है, 8 आदमी करेंगे तो कितना दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। यानी कि 16 बच्चे के बराबर 8 आदमी काम करते हैं। 16 बच्चे वही काम 16 दिन में करते हैं, 12 बच्चे वही काम 16 दिन में करते हैं, जो कि 8 बच्चे 12 दिन में करते हैं। तो यहाँ से देखिए बॉय और मैन के बीच, यानी कि बच्चा और आदमी के बीच कार्य के क्षमता का अनुपात आएगा। देखिए इस 12 से ये 12 कट गया, और देखिए 8 का 8, 8 दूना 16, यानी कि 2b बराबर में 1 m आया। यानी कि 2 बच्चा के बराबर 1 आदमी काम करता है, यानी 2 बच्चा के बराबर 1 आदमी, यानी कि बच्चा और आदमी के बीच काम का जो अनुपात होगा, जैसे अनुपात निकालना है तो मैंने बताया था
कि अगर b का निकालना है तो b को ढकिए तो 1 बचा तो 1, अगर m का निकालना है तो m को ढकिए तो कितना आ गया 2। यानी कि बच्चा और आदमी के बीच काम का अनुपात, एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ गया मेरे दोस्त, 1:2 आ गया। आगे देखिए आप क्वेश्चंस में कोई एक डाटा लेकर के चलना। आगे 16 आदमी मिलकर कार्य को प्रारंभ किया। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि देखिए 12 बालक किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 16 दिन में। या तो ये डाटा नहीं तो ये डाटा लेकर के चलिए। 12 बालक कितना दिन में कर सकता है, 16 दिन में। तो ये डाटा हम एक ले लिए, ठीक। उसके बाद देखिए क्या कहता है, 16 आदमी किसी काम को 16 आदमी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। आगे देखिए यानी कि 16 आदमी काम करना प्रारंभ किया, ठीक है, 16 मैन, ठीक। 3 दिन के बाद यानी कि 16 आदमी कितने दिन काम किया मेरे दोस्त, 3 दिन काम किया। और उसके बाद 3 दिन के बाद 10 आदमी काम करना छोड़ दिया। उसके बाद क्या बचा, 10 आदमी काम करना छोड़ दिया तो 16 आदमी था, अब कितना बचा है, 6 आदमी बचा है। क्वेश्चंस में ये है कि 16 आदमी 3 दिन काम किया, 3 दिन काम करने के बाद 10 आदमी काम करना छोड़ दिया तो कितना आदमी बचा, 6 आदमी बचा। और वो 6 आदमी के साथ कुछ बच्चा आकर के काम किया, यानी कि 6 आदमी के साथ 4 बच्चे, यानी कि 4 बच्चे आकर के काम करेंगे। तो बोल रहा है काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो मैंने माना n दिन में पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन ये था मेरे दोस्त कि 16 आदमी 3 दिन काम किया, उसके बाद 10 आदमी काम करना छोड़ दिया। इसका मतलब है कि कितना आदमी बचा होगा, 6 आदमी बचा होगा। और उसके साथ 4 बच्चा और आ गया तो 6 आदमी प्लस 4 बच्चा 7 काम करेंगे। तो उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो मैंने माना n दिन में करेंगे। जबकि ये मुझे पता था कि 12 बच्चे 16 दिन में काम कर सकता है, या वही 8 आदमी 12 दिन में कर सकता है। तो देखिए ये टोटल काम हो गया और ये टोटल काम हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैन के सामने मैन को पुट करेंगे और बुआ के सामने बुआ को पुट करेंगे। रेशियो b का मान कितना है, 1 है। m का मान कितना है, 2 है। m का मान कितना है, 2 है। b का मान कितना है, 1 है। अब देखिए 12 को 1 से गुना करेंगे 12 ही, तो 12 गुने 16 बराबर 16 को 2 से गुना करेंगे मेरे दोस्त तो 32 और गुने ये 3 प्लस 6 को 2 से गुना करेंगे 6 दूना 12 और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, तो 12 और 4 16 और 16 को n से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16n। देखिए 16 को अगर आप 12 से गुना कीजिएगा तो 16 दाहिन का 160 और 16 दूना 32 यानी कि 192 बराबर 32 को 3 से गुना कीजिएगा तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9 प्लस 16n। अब 96 अगर इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 192 माइनस 96 अब बराबर में हो जाएगा 16n। आगे देखिए आप 192 में से अगर आप 96 घटाइएगा तो 12 में से 6 गया तो 6 और 8 में से 9 नहीं कमेगा, 8 5 चलिए 18, 18 में से 9 गया तो 9 बराबर में ये हो गया 16n। तो 16 का 16 16 96 यानी कि n बराबर कितना दिन हो गया, 6 डे। यानी कि इतना दिन में अगर 6 आदमी और 4 बच्चे अगर अब 7 काम करेंगे तो कितना दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, 6 दिन में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर आप प्रोसेस में जाकर के बनाएंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा, पर आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई ये नहीं। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन 93 के बाद अगला कौन सा है, 94 नंबर। देखिए 93 के बाद 94 नंबर क्या है मेरे दोस्त, बोले आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम खरीदते हैं, तो वृद्धि से पहले 15 आम का मूल्य क्या था। देखिए जब भी आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि किसी वस्तु के मूल्य में इतना परसेंटेज वृद्धि हो जाने से इतना रुपया में इतना कम खरीदता है, तब उसको कैसे बनाएंगे। देखिए आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के बाद एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम खरीदते हैं, तो वृद्धि से पहले 15 आम का मूल्य कितना था। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि वृद्धि से पहले 1 आम का दाम कितना था, उसके बाद 15 आम का निकलेगा। तो देखिए कितना रुपया में कितने आम, यानी कि 40 रुपये में कितना आम, 4 आम, यानी कि 40 रुपये में 4 आम, यानी कि कितना रुपया में कितने आम, और गुने परसेंटेज करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि वर्तमान में जो 1 आम का दाम है वो आ जाएगा। यानी कि बोल रहा है कि आम का दाम में 20% वृद्धि हो जाने के बाद कोई व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम खरीदता है, तो आपको ये बनाना है कि कितना रुपया में कितने आम,
कितना, तो 40 रुपये में 4 आम अगुने परसेंटेज, तो ये परसेंट रेट आ जाएगा। तो देखिए आप परसेंटेज हटाएंगे 40/4 अगुने 20/100, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 होगा। 1 20 1 20 20 25 100, और 5 1 5 5 8 40, और 4 1 4 4 2 8, यानी कि 2 रुपीज हो जाएगा एक आम का मूल्य। अभी कितना रुपया है, 2 रुपया एक आम का दाम हो गया। ये जो 2 रुपया मेरे दोस्त आया है, एक आम का दाम जो आया है, ये अभी वर्तमान में आया है, यानी कि 20% दाम बढ़ जाने के बाद ये आया है। तो इसका मतलब है कि पहले कितना दाम था। अगर अभी 2 रुपया आम का दाम है तो पहले कितना दाम था ये पता करना है। अगर एक आम का दाम अगर अभी 2 रुपये है तो पहले कितना था। तो करना क्या है आपको, जैसे 20% है तो 20% का आपको होल वैल्यू निकालना है। तो 20 का भिन्न में बदलिएगा तो 20 बट्टा हो जाएगा आपको 100, तो 20 1 20 20 5 100, बढ़ा है तो ऊपर जोड़ करके और नीचे जियो का त्यों 5 1 6 6/5। ठीक, 20% को होल वैल्यू निकालेंगे तो 1/5 हुआ, बढ़ा है तो ऊपर जोड़ करके नीचे जैसे का तैसे। अगर एक आम का दाम अगर 2 रुपया है तो इसका होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो पहले कितना दाम था ये आ जाएगा, यानी कि 6/5 है, 5/6 से गुना करेंगे तो एक आम का दाम बढ़ने से पहले कितना था ये आ गया। अब बोल रहा है एक आम का दाम अब इतना रुपया है, तो बोल रहा है कि कितने 15 आम का मूल्य कितना था। एक का दाम इतना रुपया है तो 15 का कितना है, तो 15 से सीधे गुना कर देंगे। 2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 5 15, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 25, यानी कि पहले वृद्धि होने से पहले 15 आम का मूल्य कितना रुपया था, तो 25 रुपया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन 95 के बाद 96 नंबर। 94 के बाद 95 नंबर देखिए। देखिए मेरे दोस्त क्वेश्चन ये है, यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ उसके संख्यात्मक मूल्य के बराबर है, किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप में उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य अगर 39 रुपया है तो क्रय मूल्य क्या है। बोल रहा है कि एक वस्तु को जो बेचने से जो प्राप्त, एक वस्तु को जो बेचता है और उसका जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य के प्रतिशत के बराबर है। क्रय मूल्य जैसे 5 रुपये में किना तो 5% है, 10 रुपये में किना तो 10% लाभ है। तो बोला है कि जैसे कि एक वस्तु को कुछ में खरीदा तो उसका जो लाभ है उसके क्रय मूल्य के परसेंटेज के बराबर है। तो देखिए हम मानते हैं क्रय मूल्य कितना है, एक्स है, हम मानते हैं क्रय मूल्य कितना है, एक्स है, और उस पर लाभ कितना है तो एक्स है, तो एक्स का x% लाभ है, x/100। बात समझ में आया। जैसे कोई वस्तु x रुपये में कीने, ठीक, लाभ जो है उसी x का x% के बराबर है, तो ये x है, x का x% के बराबर लाभ है, और तब इसका जो विक्रय मूल्य हो जाता है 39 रुपया हो जाता है। क्वेश्चंस को आप गौर से देखिए। अगर क्वेश्चंस बोला है किसी वस्तु को बेचने से जो लाभ होता है उसका क्रय मूल्य के प्रतिशत के बराबर है, x रुपया क्रय मूल्य है, उसका जो लाभ है x% है, तो क्रय मूल्य का x% कितना होगा, x है तो इसका x%, तो x गुने x/100। अब देखिए x प्लस x को x से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x² बटा में ये हो जाएगा 100 और बराबर में 39। अब गौर से ये देखना है कि इसमें कौन सा मान पुट करे। अगर प्रोसेस में जाएंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा जो कि लंबा टाइम लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, जो x के जगह अगर पुट करेंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए x का मान कितना है 30 है, प्लस ये 30, x की जगह 30 का स्क्वायर है तो 30 गुने 30, अब बट्टा में ये 100, अब बराबर में देखिए 39 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 30 और प्लस 3 3 9 आ गया 39। इसका मतलब है कि x का मान कितना है, 39 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कम समय में बनाने के लिए यही कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन 95 के बाद 96 नंबर। ये भी बेहद आसान और बहुत ही लाजवाब तरीकों से मैं समझाऊंगा इसको। 95 के बाद 96 नंबर को आप देखिए। 96 नंबर मेरे दोस्त है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 45 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए तो कुल विद्यार्थी की संख्या क्या है। तो आपको ये एक ट्रिक याद रखना है, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, ये आपको याद रखना है। पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास,
और फेल बराबर याद रखना है, फेल बराबर फेल प्लस फेल और माइनस फेल। आपको याद रखना है कि पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास और फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। यहाँ पर आप देखिए किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी अंग्रेजी में 80% उम्मीदवार पास होता है, यानी कि पास इंग्लिश में कितना पास हुआ, इंग्लिश में पास हो गया मेरे दोस्त 80% पास हुआ। तो इसका मतलब है कि फेल कितना हुआ होगा, यानी कि 20% फेल हुआ होगा। ये तो कन्फर्म है। क्वेश्चंस में यहाँ अब किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुआ तो फेल कितना हुआ होगा 20%। 85% विद्यार्थी मैथ में पास हुआ, मैथ में कितना पास हुआ, तो मैथ में देखिए 85% पास हुआ। तो इसका मतलब है कि 15% फेल हुआ होगा, कॉन्फर्म है 15% फेल हुआ होगा। बोल रहे हैं कि 75% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ, यानी कि इंग्लिश और प्लस मैथ ये दोनों में कितना 75% उत्तीर्ण हुआ। इसका मतलब है कि मैथ प्लस इंग्लिश में, मैथ और प्लस इंग्लिश में कितना प्रतिशत फेल हुआ होगा, 25% फेल हुआ होगा। ये तो कॉन्फर्म है, इससे आप सेटिस्फाइड है। क्वेश्चन भी है अंग्रेजी में 80% पास तो इसका मतलब है 20% फेल, मैथ में 85% पास तो इसका मतलब है 15% फेल, मैं इंग्लिश प्लस मैथ में 75% पास तो इसका मतलब क्या बनता है, ये दोनों में फेल कितना 25%। आगा बोल रहा है कि अगर फेल विद्यार्थी 45 उम्मीदवार ऐसा है जो दोनों विषय में फेल है, तो अभी बताए थे फेल बराबर क्या होता है, फेल प्लस फेल माइनस फेल। जो ही आपको देगा डाटा में 45 दोनों में फेल है, अनुत्तीर्ण है, तो यही लेंगे। फेल बोलेगा तो फेल वाला लेंगे, पास बोलेगा तो पास वाला लेंगे। तो यानी फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, तो फेल कितना है 20% और प्लस 15% और माइनस 25% बराबर किसके बराबर है, 45 विद्यार्थी के बराबर है। ठीक, क्वेश्चंस को गौर से देखिएगा। बोल रहा है कि 45 विद्यार्थी ऐसा है जो कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, यानी तो देखिए आप फेल क्या है, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल जो कि 45 के बराबर है। तो इसको आप घटाइए, यानी कि 25 में 35 जोड़िएगा, सॉरी 20 में 15 जोड़िएगा 35, 35 में से 15 क्या बोलते हैं 25 घटाइएगा तो ये 10 आएगा। 10% ऐसा विद्यार्थी है जो दोनों में फेल है, जो कि 45 के बराबर है, यानी कि 10% 45 के बराबर है तो 100% कितना के बराबर होगा, तो 45/10 × 100। इसको काटिएगा 0 से 0 यानी 450, यानी कि 400 उस विद्यालय में कितना विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी 450 विद्यार्थी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगर देखिए ये जो फेल और पास दिखा रहा है ये दोनों विषय का दिखा रहा है कि किस में कितना परसेंटेज फेल हुआ, दोनों विषय में पास इतना, दोनों विषय में फेल इतना, दोनों विषय में फेल कितना था 45, जबकि मुझे निकल करके आया 10%। तो आपको ये याद रखना है फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। आज का देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, यानी कि कितना है, तो 96 के बाद 97 नंबर। देखिए किसी वस्तु की सरकारी शुल्क, बोल रहा है किसी वस्तु की सरकारी शुल्क की दर में से 40% कम कर दी जाए, किसी वस्तु की सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दे ताकि आय अपरिवर्तित रहे। तो देखिए इस तरह का सवाल जब भी आपके एग्जाम में आएगा कि जैसे कि खपत में इतना परसेंटेज कम कर दे तो खर्च कितना वृद्धि कर दे, या खपत यानी कि आय में इतना वृद्धि कर दे तो खपत कितना कम कर दे, या क्या बोलते हैं कि आय इतना कम हो गया तो कितना वृद्धि कर दे। तो इसको इस तरह से बनाएंगे, जैसे कि देखिए बोला है कि अगर शुल्क में 40% कम कर दे तो खपत कितना वृद्धि कर देना है। तो जितना परसेंटेज बोलेगा मेरे दोस्त उसको ऊपर में लिखना है, अगर कमी बोलेगा तो नीचे 100 में से उतना को घटा करके लिखना है। जैसे कि कितना परसेंटेज कमी या ज्यादा का जिक्र कर रहा है ऊपर लिखना है, अगर बोलेगा कमी तो नीचे 100 में से घटाना है, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 × 100। बात समझ में आया। अगर बोलता कि वृद्धि हो गया तो नीचे 100 में जोड़ देते ऊपर वाला को, और कमी बोला है तो 100 में 40 को घटाएंगे। अगर वृद्धि बोलता है तो 100 में 40 को जोड़ते, और कमी है तो 100 में 40 को घटाएंगे, और सीधा गुना 100, 0 से 0 कट गया। और देखिए आप यहाँ पर 2 3 6 सॉरी 2 दूना 4 और 2 3 6 और 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 बटा में 3। अगर इसको पूर्णांक में आप बदलिएगा तो 66.2/3% आएगा, यानी कि खपत में इतना परसेंटेज वृद्धि कर देंगे तो खर्च आय उसका क्या होगा अपरिवर्तित रहेगा।
जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप भी बना पाइएगा। 97 के बाद 98 नंबर देखिए, ये देखिए ये वर्गमूल करना है, ये 0.081 गुने 0.484। अब बच्चा में देखिए आप 0.0064 गुने 6.25। अब इसको आसानी से बना पाइएगा। देखिए ज़्यादा इसमें ट्रिक नहीं याद रखना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार स्थान पर है तो पॉइंट हटाइए तो बट्टा में 1000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार स्थान पर है तो पॉइंट हटाएंगे तो बच्चा में यहाँ पर 1000। इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पर है तो ऊपर 100 गुने इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हजार स्थान पर है तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। इसको काटिए आप, ये 3 गो जीरो से ये 3 गो जीरो कट गया और 1 गो जीरो से 1 गो जीरो ये कट गया। अब ये 2 गो जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर मेरे दोस्त क्या बचा, गौर से देखिए 81 को अगर रूट से मैं बाहर करूंगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब गुने 484 को अगर हम रूट से बाहर करेंगे तो आप देखिएगा 22 आएगा। अब बच्चा में 64 को रूट से बाहर करेंगे तो 8 आएगा। और ये क्या हो गया आपको, 625 को अगर हम रूट से बाहर करेंगे तो 25 आएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब इसको आप काटिए आप तो 11 दूना 22 होता है, 2 चौका 8, यानी कि 11 को 9 से गुना कीजिएगा तो 11 नंबर 99 होगा, बट्टा में 25 चौका 100 हो जाएगा। अब 99 को अगर 100 से आप भाग दीजिएगा तो यानी कि 0.99 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कोई होगा 0.99, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज का। संतानवे के बाद 98 नंबर, सॉरी 99 नंबर। ये मेरे दोस्त √2 का मान दे रखा है, यहाँ पर 1.414 दिया हुआ है। तो बोल रहा है 1/√2 + 1 का मान क्या होगा। इसका मान ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा करना है, इसको हर का परिमेयकरण कर देना है। हर का परिमेय √2 का मान इतना है और 1/√2 + 1 का मान ज्ञात करना है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करना है, नीचे वाला को ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, बशर्ते कि एक काम करना है। अगर नीचे वाला को ऊपर गुना करेंगे और उसी को नीचे गुना करेंगे तो केवल साइन को इंटरचेंज कर देना। अगर प्लस रहेगा तो माइनस से गुना कर देंगे, अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। जैसे ये √2 और ये प्लस में है तो -1 और बच्चा में ये √2 और -1 दोनों से सेम गुना करेंगे। अगर प्लस रहेगा तो माइनस, अगर माइनस रहेगा तो प्लस। अब आगे देखिए, एक को √2 - 1 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, √2 - 1। अब बच्चा में ये a + b और a - b हो गया, तो a + b और इंटू a - b किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है a² - b² का। अब इसको a² - b² पर सेट कीजिए तो √2 का स्क्वायर माइनस a1 का स्क्वायर, ठीक। a ये है, b ये है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 - 1। अगर √2 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त तो 2 ही होगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो √2 -1 और 2 में से 1 घटाएंगे तो बट्टा में 1 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। अगर बट्टा में 1 लिखेंगे फिर भी नहीं लिखेंगे, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हटा देते हैं। तो √2 का मान आपको कितना दिया हुआ है, 1.414 दिया हुआ है, यानी 1.414 दिया हुआ है। इसमें से 1 घटाएंगे, अगर 1.414 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो ये कितना निकल कर के आएगा, 0.414 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर ए है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन मात्र बचा, जो कि एक ऑप्शन 100 नंबर है, जिसको मैं स्किप करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त जितना भी बताए हैं ये पूरे के पूरे आपको समझ में आया है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रत्येक सेट को मैं बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश करूंगा, और मैं ऐसा सोचता हूं कि मुझे ही नहीं फायदा, आपको भी फायदा मिले। तो चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।